Let us see. So what we have discussed earlier, we have discussed all the topics of chapter that the sound. Now we are in a position to answer some questions. तो NCERT बुक के मेरे पास मेरा हाथों में ओल्ड NCERT का बुक है, समझे। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, किताब के बीच से भी क्वेश्चंस है, एज यू कैन सी इट दिस वन ब्लू इंक क्वेश्चंस, जो ब्लू से लिखा हुआ है ना, ब्लू कलर का जो क्वेश्चंस है वो किताब के बीच में है। तो इन सभी क्वेश्चंस को फिनिश करते हुए हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। और एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों को खत्म कर लेना है, उसके बाद केमिस्ट्री आपका शुरू होता है। यू क्लियर? ओके, लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन। पेज नंबर 162 पे दिया हुआ ये क्वेश्चंस। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट questions from the middle of book, किताब के बीच से ये क्वेश्चंस है। क्लियर? इट मीन्स कि व्हाट एवर नाउ द लेटेस्ट चैप्टर, जो भी लेटेस्ट चैप्टर है उसी में से ये क्वेश्चंस है। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 162। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी? हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए vibrating object in a medium? In a medium. Reach your ear. This is our questions. ये क्वेश्चंस है हमारे। एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर आंसर्स तो बहुत ही आसान होता है, समझे। जितना आप मुश्किल समझते हो उससे भी आसान आंसर होते हैं। ठीक, क्वेश्चंस क्या है हमारा कि जब साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जब साउंड उत्पन्न हुई तो वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो साउंड जो है वो प्रोपेगेट करता है साउंड के रूप में नहीं, बल्कि साउंड वेव के रूप में। और साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? तो एक कंप्रेशन और एक रेयर फैक्शन के रूप में, जो कि क्या है, तो इस एयर को डिस्टर्ब पैदा करता है एक कंप्रेशन और एक रेयर फैक्शन के रूप में। और फिर फाइनली इस तरह से कंप्रेशन रेयर फैक्शन बनते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। और फिर हमारा कान तो पता ही है कि ऐसा एक हमारे इस बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी चीज को इनेबल्स करता है हियरिंग करने में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, हमने इस चीज को ऑलरेडी कवर कर दिया था टॉपिक में, समझे। सबसे पहले यहाँ पे पीना है, वो पीना कलेक्ट साउंड करता है, फिर मिडिल ईयर से पास होते हुए इनर ईयर के पास जाता है, फिर कोकिला। तो ये सब कुछ नहीं लिखना है ईयर के बारे में, बस आपको इतना ही उत्तर देना है कि साउंड प्रोपेगेट करती है साउंड वेव के रूप में, और साउंड वेव जो है वो एक कंप्रेशन एक रेयर फैक्शन के रूप में होते हुए फाइनली हमारे कानों तक पहुंचती है, और फिर हम लोग सुन पाते हैं। चलो खत्म हो गया जी इसका आंसर। हाँ, इतना ही लिखना है। इज इट क्लियर? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दैट्स मोर देन एनफ। जो हमने कहा वो सफिशिएंट से भी ज्यादा होता है, समझे। क्लियर है? लिखेगा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए
वाइब्रेटिंग बॉडी, या फिर आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, इन ए वेव फॉर्म दैट ट्रेवल्स, और ये वेव फॉर्म इसका कैसे ट्रेवल करती है, एक कंप्रेशन फॉलोड बाई rarefaction that reaches our ear and we are able to hear। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? आपने लिखा, मिटा दूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। ओके, पेज नंबर 163 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चंस। उससे पहले मुझे लगता है कि इसे मिटाना चाहिए, नहीं? मिटा देते हैं इस क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए हो ना? चलो, जब लिख लिया तो फिर दिक्कत क्या है? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वो पेज नंबर 162 पर दिया हुआ था। पेज नंबर 163 पर देयर आर टोटल 3 क्वेश्चंस, कुल 3 क्वेश्चंस है। सबसे पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। बाय योर स्कूल बेल। क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब आपका स्कूल बेल बजता है तब आपके पास उस स्कूल बेल के बजने की जो आवाजें हैं आप तक कैसे पहुंचता है, ये क्वेश्चंस है। तो आंसर समझ लो, बहुत ही आसान है। जब वो एक हैमर से राउंड शेप के बेल को हिट करता है तो वो जो बेल है उसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं, और वो वाइब्रेशंस क्या करता है, इस एयर में डिस्टरबेंस पैदा करता है, जो कि साउंड वेव के रूप में ट्रैवल करता है। और वो साउंड वेव कैसे, तो एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन वो भी बनाता है। जो भी वाइब्रेट कर रहा है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एयर में बनाएगा ही, ये गारंटी ही है। यही नियम में है, गारंटी क्या है कि नहीं। और इस तरह से फाइनली जो है वो हमारे कानों तक आ जाती है और फिर हम लोग सुन पाते हैं किसी भी चीजों के साउंड को। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट। तो इसी चीज को लिख लीजिए। When a school bell is heated
with a hammer. It starts vibrating and moves in the form of sound wave in air by making a compression and a rarefaction. When it reaches our ear, we are able to hear the sound produced by a school bell. चलिए खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। Let us see. क्वेश्चन नंबर 2 है, भाई और साउंड वेव्स called mechanical waves this is a very simple questions. We have already discussed about the mechanical waves, right? साउंड वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? दिस इज आवर क्वेश्चंस। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड वेव्स को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर देयर प्रोपगेशन। इट मींस कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साउंड को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हवा, जैसे कि पानी, जैसे कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, वुड, वॉल्स, टिन एक्सेट्रा। तो जिस चीज को सहारे की जरूरत पड़ रही है साउंड वेव्स को, इसीलिए हमने इसको मैकेनिकल वेव्स कहा। हमने आपको यह भी तो पढ़ाया था जब टॉपिक को कवर कर रहा था तब कि रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। काहे कहते हैं? क्योंकि इससे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, समझे? तो ये आंसर है, लिख लीजिए आंसर्स। लिखेगा सिंस साउंड वेव्स need a material medium like solid, liquid, gas for किस लिए? तो for their propagation। प्रोपागेशन का मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाना, प्रोपागेशन, फुल स्टॉप। सो कॉमा दैट्स व्हाई
sound wave is called mechanical waves। चलो खत्म हो गया जी, इसका आंसर लिख लीजिए, इन दोनों को मिटाएंगे हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया, मिटा दे, नहीं लिखा तो फिर उतना देर से करता क्या है। अच्छा, गुड थिंग्स टेक टाइम, मेरा डायलॉग हम ही पे। इट्स ओके, आई विल मैनेज। मिटाए? Next questions, that is the question number 3. Let us see. Suppose you and your friend are, suppose you and your friend are on the moon, will you be, अरे क्वेश्चन तो सुन लो भाई, will you be able to hear any sound produced by your friend This is the question, नहीं? Isn't it? कितना आसान क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए, इसीलिए तो पहले क्वेश्चन में ही कहा कि सपोज, यानी कि मान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आसान है आप मान लीजिए, मैं कुछ और बोल रहा हूं। आपने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन तो है ही आसान, मानना क्या है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त दोनों मून पर हैं, चांद पर चले गए, राइट, आराम से हैं, बैठ गए या उठे हुए खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। तो आपका दोस्त आपसे कुछ बोला, तो क्या आप सुनिएगा? आप कुछ सुन सकते हैं चांद के ऊपर जब रहिएगा तब? क्या है इसका आंसर? तो नो, हम लोग नहीं सुन सकते। काहे नहीं सुन सकते? क्योंकि मून के ऊपर किसी भी मीडियम है ही नहीं, एयर है ही नहीं, एयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून और इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मून। इनफैक्ट मून के पास तो अपना कुछ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, राइट। क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ना जी, सहारे की जरूरत पड़ती है ना। और अर्थ पर यहाँ पे मीडियम क्या है?
जब हम कुछ बोलते हैं तो आप सुनते हैं कैसे? हवा, एयर, हवाएं जो है वो मेरी आवाजों को आपके पास पहुंचाता है। क्योंकि चांद पे ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरी आवाजों को आप तक पहुंचाए या फिर आपकी आवाजों को मेरे पास लाए, तो इसीलिए मैं मेरे दोस्त का वॉइस नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि कोई लेके जाने वाला है ही नहीं। समझे? खत्म हो गया ना आंसर? तो चांद पे कुछ भी बोलिए, कितना भी कस के चिल्लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी आवाज नहीं आने वाला, कितना भी चीखिए चिल्लाइए। क्यों? क्योंकि उस पे एयर नहीं है, मीडियम नहीं है। क्लियर? ओके, आंसर लिखो। अब बहुत समझा लिए। लिखेगा कि नो, वी आर नॉट एबल टू हियर एनी वॉइस or sound produced by our friend. भाई कारण भी लिख लेगा, because there is absence of air as a material medium, so sound cannot propagate on the surface of moon, and hence we cannot hear any sound. चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो लिख लिया, मिटा दे, डू इट फास्टली। Have you written this? Can I erase it? Okay. लिखिए भाई साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस है पेज नंबर 166 पे। इस पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर 4 क्वेश्चंस है, फिर 1 क्वेश्चंस है। समझे? डोंट वरी, सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच वेब प्रॉपर्टी
डिटरमाइंस ए में लाउडनेस, बी में है पिच। This is our questions. क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। पूछा है कि वेव के कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइंस करता है लाउडनेस को और पिच को, यानी कि लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड है। यही हमारा क्वेश्चन है। डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछा है। डायरेक्टली कैसे पूछता कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है और पिच किस पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली ना पूछ करके आपसे पूछा है कि वेव का कौन सा प्रॉपर्टी, समझे। तो वेव का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, समझे। तो उसी जो 5 लिखाए हैं उसी में से कोई होगा। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलिए, तो वो है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा लाउडनेस उतना ही ज्यादा रहेंगे, जितना कम एम्पलीट्यूड रहेगा लाउडनेस उतना ही कम रहेगा। तो पहला खत्म होता है। इज इट क्लियर? ओके। दूसरा देखिए, पूछा है पिच। पिच साउंड वेव का कौन सा प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित है, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। इट मींस कि फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा साउंड का पिच उतना ही ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? और फ्रीक्वेंसी जितना कम होंगे पिच उतना ही कम होगा। लेकिन अब ये मत पूछना कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और पिच क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है ही नहीं कि पिच क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। इसीलिए मैं बताना भी नहीं चाहूंगा। क्लियर? ओके, आंसर लिख लीजिए। वैसे आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन नॉलेज के लिए ये नहीं बता रहा मैं कि उसे भी लिखना है, समझे। तो फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ाए थे, तो 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? और लाउडनेस क्या होता है, तो कोई भी साउंड कितना तेज है या फिर कितना, उधर ही रहना, इधर मत आना, आना भी तो उतना दूर में इस स्टैंड से है। अरे कोई नहीं। और पिच क्या होता है, तो एक मेंस वॉइस और फीमेल्स वॉइस में अंतर जो है वो हम लोग कर सकते हैं, समझे। इसको हटाना। एक मेंस वॉइस और वुमेन्स वॉइस में हम लोग अंतर जो है वो कैसे कर सकते हैं बोलिए, तो इसी पिच के मदद से, समझे। इज इट क्लियर? उधर लेट अस टॉक अबाउट द लाउडनेस। एक आंसर होगा loudness depends upon the amplitude of the sound। क्लियर है? और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे तो आंसर हमारा खत्म है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड इज more than
loudness will be higher. Clear? Next point. If the amplitude of a sound is less, then loudness will be lower. Is it clear? Okay. तो इसको लिख लीजिए, एक खत्म होता है, फिर बी में मूव करेंगे। चलो लिख लिया ना जी, ठीक है। बी में देखिए, पिच के बारे में तो लिखेगा पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड। क्लियर? इफ the frequency of a sound is higher than the pitch will be greater. हायर का मतलब ज्यादा हुआ, ग्रेटर का भी मतलब ज्यादा हुआ। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पिच भी ज्यादा सुनाई देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लो, देन द पिच विल बी लोअर। चलो खत्म हो गया जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है डिटेल में आंसर लिखाते हुए। क्लियर? ओके। इतना आसान था नहीं? हमने सब लिखा दिया। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस ज्यादा होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस कम होगा। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। ये हो गया, मिटाएं इसे। बोलिए ना हाँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि गेस, फिर से आ गया, गेस गेस पढ़ाना भी तब ना, विच साउंड has a higher pitch? गिटार और कार हॉर्न क्वेश्चन है, गिटार को बजाया गया और एक कार को हॉर्न को बजाया गया, राइट? तो दोनों में से कौन सा, किसका पिच ज्यादा है? दिस इज आवर क्वेश्चन, क्लियर? तो इसमें से गिटार जब प्लेड किया गया तो उसका पिच जो है वो ज्यादा है, समझे? ये एक्सपेरिमेंट में करके देखा गया है। गिटार का पिच ज्यादा कैसे है कोई पूछेगा नहीं, समझे? क्योंकि दिस इज फाउंड इन एक्सपेरिमेंट, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। द पिच ऑफ ए गिटार इज हायर देन ए कार हॉर्न। चलिए ये खत्म होता है, समझे? आप बस इस क्वेश्चन को ना याद रखना कि गिटार का जो पिच होता है वो ज्यादा होता है कार के हॉर्न से। कैसे हुआ? आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस, आई एम टॉकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लियर? ओके, और ये जानना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाना होगा ना? Let us talk about the question number 1. ये भी पेज नंबर 166 पे ही दिया हुआ है। देखिए, व्हाट आर वेवलेंथ frequency, time period and amplitude of a sound wave?
amplitude of a sound wave. This is our questions. Clear? क्वेश्चंस क्या है समझ लो. क्वेश्चंस बहुत ही आसान है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है और एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव क्या होता है. ये क्वेश्चंस है हमारे, समझे. यानी कि आपसे यूं कहूं कि आपको वेवलेंथ का डेफिनेशन लिखना है, फिर फ्रीक्वेंसी का, फिर टाइम पीरियड का, उसके बाद एम्पलीट्यूड का, फिर हमारा ये क्वेश्चंस का आंसर खत्म है. क्लियर? लेट अस लर्न अबाउट द वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साइकिल्स ऑफ ए वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ. नहीं पता चला? कोई बात नहीं. एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो दूरी है उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं. इज इट क्लियर? या फिर दूसरा डिफिनेशन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन ए कंप्रेशन एंड ए रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ. खत्म हो गया. अगला डिफिनेशन देखिए, जो हमारे जो जीरो लाइन ऑफ डिस्टरबेंस है वहां से एक क्रेस्ट को उठाया जाए और उसके ठीक बगल वाले ट्रफ को के डिस्टेंस को मेजर किया जाए, तो दोनों को पॉइंट को जब मेजरमेंट कीजिएगा तो व्हाट एवर द डिस्टेंस वी गॉट दैट विल गिव्स अस द वेवलेंथ. जो भी डिस्टेंस निकल के आएगा वो हमको वेवलेंथ देगा. क्लियर है? तो वेवलेंथ को हमने बता दिया. अगला देखिए, फ्रीक्वेंसी. बताने के बाद नहीं पता चला जी इसका मतलब फिगर से ही ना बताना पड़ेगा. कोई बात नहीं, ठीक है, फिगर भी बना देंगे. अभी सबको सुन लो. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. टाइम पीरियड क्या है? तो एक कंप्लीट वेव साइकिल को बनने में जितना टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. उसको टाइम पीरियड कहते हैं. क्लियर? एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. यानी कि जो जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है वहां से जितना ऊंचाई को तय किया है मूव करके जो पार्टिकल्स है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं. अभी अभी जो कुछ भी बोला हमने इन सबका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर फिगर से जब ड्रा करके बताएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन आप तो शायद भूल गए होंगे. तो मेरा फेयर कॉपी निकालिए, उसमें सब कुछ दर्शाया हुआ, समझे. क्लियर? तो पहले डिफिनेशन लिखो, फिर फिगर से दर्शा देना सबको, तो क्लियर हो जाएगा, समझे. काहे लगी तो आप लोग याद रखिएगा, सब भुला जाते हो. आंसर सबसे पहले स्टार लगा करके लिखो वेवलेंथ का. वेवलेंथ का डिफिनेशन लिखिए. लिखो द मिनिमम डिस्टेंस in which a complete wave repeats itself is called a wavelength. वेवलेंथ भी पढ़ाया हुआ हमने, तो जो कुछ भी पढ़ाया आपका बुक एनसीईआरटी उसी में से तो पूछ रहा है. हमने आपका एसआई यूनिट भी तो बताया था वेवलेंथ का. क्या होता है? मीटर, जो डिस्टेंस का है. और वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं? तो लैम्डा से. खैर ये पूछा ही नहीं, सिर्फ डिफिनेशन ही पूछा था, इसलिए डिफिनेशन लिखो. नेक्स्ट वन दैट इज द फ्रीक्वेंसी के बारे में. नंबर ऑफ वाइब्रेशन
प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड is called frequency. नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट one wave cycle is called time period. Clear? Next क्या है? Amplitude. Let us talk. The maximum distance covered by the particle from the line of zero disturbance is called एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या फिर एम्पलीट्यूड। क्लियर? फिगर के माध्यम से देखो तो कुछ इस तरह से गया, राइट? ये जो लाइन देख रहे हो ये है लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। क्लियर? और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को ट्रफ। क्लियर है? तो ये जो दिखा रहा है वो पार्टिकल्स का मूवमेंट, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस से ये है, समझे? तो इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? ये एम्पलीट्यूड है। और क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, एक क्रेस्ट और कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो पूरा का पूरा लेंथ है एक क्रेस्ट का और एक कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ का, वही हमारा वेवलेंथ है। या फिर एक कंप्लीट साइकिल जो है वो ये है ए बी सी डी ई और दूसरा है ई एफ जी एच आई, ये दो गो वेव है, समझे? ओके, तो देखो, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलिए? तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है? उल्टा बाई से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो जो साइकिल्स है वेव का वो फिर से रिपीट करने लगा ना, समझे? तो मिनिमम डिस्टेंस के बाद जो रिपीटेशन होने लगे तो जो मिनिमम डिस्टेंस है बस उसी को वेवलेंथ करते हैं। तो ये एक वेवलेंथ है और ये एक दूसरा वेवलेंथ है, समझे? ये भी एक वेवलेंथ कहलाएगा और ये भी एक वेवलेंथ कहलाएगा। क्लियर है? ओके। अगला फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में, मान लीजिए कि एक सेकंड में यहां से लेकर के एक कंप्लीट साइकिल हुआ, फिर ये दूसरा कंप्लीट साइकिल, तो एक सेकंड में टोटल 2 कंप्लीट साइकिल बना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि एक सेकंड में जितना कंप्लीट साइकिल बन रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक? और टाइम पीरियड क्या है? राइट? तो एक कंप्लीट साइकिल यानी कि यहां से लेकर के ऐसे ऐसे बनने में जितना टाइम लगा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से भी हमने बता दिया, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ ये। क्लियर? ओके। फिगर तो खैर पूछा नहीं था, सिर्फ डिफिनीशन पूछा था, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए, मन भरने के लिए, समझने के लिए हमने बता दी। ये खत्म होता है बहुत डिटेल में बताते हुए, लगभग टाइम भी हो ही गया है, नहीं? ओके।
इसको लिख लीजिए, कुछ पूछना है तो बोलिए। देखो कुछ पूछोगे तब ना हमको पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत है, कौन क्वेश्चंस बनता है नहीं बनता। कुछ पूछिएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, राइट? इसलिए पूछने के लिए नोट आंसर, बिकॉज आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। क्लियर? लिख लीजिए इसको, फिर अब अगले क्लास में कवर करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। लिख लिया? ओके। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day, take care.